यही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, उस मस्जिद का इमाम है जो छटा हुआ गुंडा है, उस पर 65 मुकदमे हैं, 65 उस पर एफआईआर हो रही है, और 65 की 65 एफआईआर के अंदर नॉन बेलेबल वारंट है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और दिल्ली पुलिस से कहा कि आप इसे गिरफ्तार करिए, तो शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि अगर हम पकड़ेंगे तो उस पूरे इलाके में दंगा हो जाएगा। या नहीं, इस देश में गुंडे को पकड़ने से, किसी बदमाश को पकड़ने से जिस पे एफआईआर है, नॉन बेलेबल वारंट है, कोर्ट ऑर्डर कर रही है, अगर उसके पकड़ने से दंगा हो जाएगा और वो उसको नहीं पकड़ सकते, तो फिर तो ये बहुत आसान है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट एक दरवाजा खोल रही है कि हर आदमी गुंडागर्दी पे उतरे, पुलिस पकड़ने जाए तो आप दंगा कर देंगे, तो इसलिए फिर तो लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है। तो क्या वजह है कि एक मस्जिद के इमाम को पकड़ने के लिए, जिसपे वारंट है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, जिसमें आरएसएस बीजेपी नहीं है, उसमें आर्य समाज मंदिर कोई भी नहीं है, उसके कुछ कामों के कारण उस पर एफआईआर हुई। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट की मेरी बात समझ में नहीं आती है कि यही सुप्रीम कोर्ट एक किसी हमारी बहन ने कोई आरोप लगाया और उस आरोप की बुनियाद पर आपने एक आदमी को पकड़ लिया और वो आदमी जेल में है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। मैं आसाराम बाबू की बात कर रहा हूं। आसाराम बाबू अच्छे हैं बुरे हैं ये मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको कंपैरेटिव बता रहा हूं इस देश के अंदर की व्यवस्था कैसे काम कर रही है। वो जेल में है, उनको जमानत नहीं मिलेगी और उनके पकड़ने से समाज में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, समाज में दंगा नहीं होगा, तो आसान है आसाराम बाबू को जेल में डाल दो। लेकिन आप देखें, चंद दिन पहले ही जालंधर के अंदर वहां के चर्च में फ्रांसिस्को नाम के एक बिशप ने नन्स के साथ रेप किया। वो नन्स पर्दे पे आके, टेलीविजन पे आके कह रही हैं ये हुआ है। कोई 500 साल पुरानी कहानी नहीं है। आसाराम बाबू के मामले में तो किसी ने आरोप लगाया है, किसी ने बयान नहीं दिया है, लेकिन यहां जिसके साथ विक्टिम है उसने बयान दिया है, वो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या व्यवस्था इस देश की आपने बनाई है कि उस बिशप फ्रांसिस्को के बारे में वेटिकन से फरमान आ जाता है, इस देश की चर्च एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होती है और उसको हाथों हाथ जमानत मिल जाती है। यह सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह क्या व्यवस्था है कि जो लोग हिंदुत्व का काम करते हैं इस देश में, तमिलनाडु के अंदर वहां की मुख्यमंत्री ने, यह मैं जानता हूं किन कारणों से उन्होंने किया, इसकी तो मुझे खबर है, लेकिन शंकराचार्य आपका, जो आपके समाज का, आपके धर्म का सबसे उच्च पद पे बैठा हो, उसको रात के 2 बजे एक झूठे बलात्कार के आरोप में आप पकड़ के जेल में डाल देते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं होती। और आपकी प्रतिक्रिया नहीं देना ही कुछ लोगों को कायरता लगती है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सबसे आसान लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी इनके ऊपर थोप दो, ये लड़ नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते। मेरा सिर्फ इस पूरे संदर्भ को बताने का एक ही कारण था कि हम आदर्श समाज में नहीं रह रहे। ये आदर्श समाज नहीं है। इस वक्त हम कहें कि सब कुछ नॉर्मल है, नहीं, मैं नहीं मानता। नॉर्मल नहीं है, एक एबनॉर्मल सिचुएशन में आप रह रहे हैं। हमने कहीं नहीं इतिहास में पढ़ा कि जब 2 सेनाओं के बीच में युद्ध होता था तो उस वक्त युद्ध के भी नियम थे। आप सब लोग मुझसे बुजुर्ग हैं कि भाई सूरज डूबने के बाद युद्ध बंद हो जाएगा, सेनाएं अपने अपने टेंटों में चली जाएंगी, फिर हम युद्ध करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि यह संस्कृति कहां से आई हमारे यहां कि हम रात में भी हमला करने लगे, छुप के भी हमला करने लगे, पड़ोस में रहते रहते हमने पड़ोसी को मार। यह संस्कृति आई कहां से 700 साल में? और हम इस 700 साल की संस्कृति में इतने पीछे चले गए हैं कि अपनी पहचान को भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम हैं कौन। हम अपने घर के कमरे में बंद होकर के हिंदुत्व होते में हमें शायद होता है कि हम लगता हो कि भाई हम हिंदू हैं, लेकिन आप हिंदू नहीं हैं। यह देश की रक्षा बहुसंख्यक समाज के ऊपर होती है। हर दुनिया में जो बहुसंख्यक समाज होता है वो देश को बचाता है, लेकिन यहां बहुसंख्यक समाज अपने ही देश में पलायन कर रहा है, हर शहरों से कर रहा है। और एक राज्य जो इस देश के संविधान के अंदर आता है, इस देश की कोर्ट के अंदर आता है,
उन्होंने 70 साल में उस राज्य को आपके संविधान से बाहर कर दिया, आपकी कोर्ट से बाहर कर दिया, और उसी समाज में जहां गांधी जी को रोशनी नजर आती थी और वो हर भाषण में कहते थे कि पूरे भारत में मुझे सिर्फ जम्मू कश्मीर में रोशनी नजर आ रही है, यहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, उन्हीं गांधी जी के रहते 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके बारे में देश को नहीं बताया गया। चंद अखबार हुआ करते थे, वो भी बड़े मैनेज थे, लेकिन अब सारी चीजें बाहर आ रही हैं। आप पढ़िए कि किस तरीके की लूट और रेप और मारकाट हुई थी, और भारत की सेना यहां से वहां गई थी। उस वक्त के नेताओं ने जब वहां जम्मू कश्मीर राज्य बन गया तो कैसे कैसे समझौते उनके साथ करके संविधान में वो प्रोविजन करके चले गए हैं कि जिसकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमें पूरा एक जन्म निकल जाएगा। और उसमें से मात्र एक छोटी सी लड़ाई है, वो है आर्टिकल 35A। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते होंगे कि आर्टिकल 35A क्या चीज है, इसलिए कि यह बात बताई नहीं गई। और संविधान में जिसकी हर बार एक कॉपी जारी होती है, उसके अंदर झूठ और फरेब और मक्कारी के तहत आपने आर्टिकल 35A को ऐसी जगह मेंशन किया है कि जहां रूटीन में पढ़ने वाले आदमी को वो आर्टिकल 35A पता ना चले, और वो पूरे देश को नहीं पता था। ये मैं लाहौर में एक फंक्शन में बैठा हुआ था, वहां जब ये चर्चा हुई, जब मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा मुझे धारा 370 का पता है, आर्टिकल 35A का पता नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में वो बात कौनती रही, और जब मैं हिंदुस्तान लौटा वापस तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि लोगों से बात करूं कि भैया आर्टिकल 35A क्या है जो ज्यादा खतरनाक है। तो आर्टिकल 35A 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से नेहरू जी ने एक आदेश जारी करवाया, और उस आदेश को बगैर कहे उस पर बहस हुई। राजेंद्र प्रसाद ने मने कर दिया कि नहीं, मैं इसको नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है, ये देश के साथ गद्दारी है, ये उनके शब्द हैं। तो ये कहा गया कि आप नहीं करेंगे तो मैं कांग्रेस के अधिवेशन में करा लूंगा। तो आप सोचिए कि ऐसे लोग सत्ता में रहे कि आर्टिकल 35A के ये कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य जो भारत का राज्य है, जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी आदमी वहां की नागरिकता लेगा तो उसके लिए वहां की सरकार तय करेगी कि वह नागरिकता दे या न दे। जम्मू कश्मीर राज्य में आप जमीन नहीं खरीद सकते, आप कारोबार नहीं कर सकते, आप वहां रह नहीं सकते। तो आप सोचिए कि जो संविधान हमें आर्टिकल 368 है, जिसकी धारा यह कहती है कि भारत का नागरिक, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, नीला पीला काला क्या भाषा बोलता है, जिसने भारत में जन्म लिया है, वो भारत के किसी भी हिस्से में जाके बस सकता है, कारोबार कर सकता है, नौकरी कर सकता है। लेकिन यही संविधान में एक ऐसी धारा जोड़ दी गई, एक ऐसा आदेश जोड़ दिया गया, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान में किसी किस्म का अमेंडमेंट, संविधान के अंदर कोई चीज जोड़ने के लिए अगर अध्यादेश भी जारी होता है तो उसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीने की होती है। जब तक वो आदेश भारत की जो संसद है उसके सदनों से 2/3 मेजॉरिटी से पास ना हो जाए, संविधान के अंदर नहीं जोड़ा जा सकता। हम सब जानते हैं कि छोटी छोटी जब ये जो जीएसटी की बात चल रही थी, ये तमाम सारी चीजें थी, इसके लिए भी प्रोविजन किया गया। लेकिन आर्टिकल 35A, इसके बारे में आज तक कभी संसद के किसी सदन में चर्चा ही नहीं हुई है। और उस 35A की वजह से क्या हो रहा है कि आपने राज्य सरकार को नागरिकता का भी अधिकार दे दिया, राज्य सरकार को आपने दूसरी चीजों का भी प्रोविजन दे दिया कि राज्य के अंदर एक स्ट्राइक हो गई। सन 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्वीपर्स ने हड़ताल कर दी, और उस वक्त तक जम्मू कश्मीर राज्य में मुख्यमंत्री नहीं कहलाता था, जो भी होता था वो प्रधानमंत्री कहलाता था। तो यह पहला दुनिया का ऐसा देश है कि एक सॉवरिंग रिपब्लिक कंट्री के अंदर एक सॉवरिंग रिपब्लिक स्टेट बना हुआ है, उसका एक प्रधानमंत्री होता था। बख्शी गुलाम मीर प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त जम्मू कश्मीर के 1957 में। तो जब वो स्ट्राइक हो गई तो यह हुआ कि इस महामारी फैल गई है, इसका कैसे हम निदान करें। तो बख्शी साहब ने अपने लोगों को भेजा और पठानकोट और अमृतसर से 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया गया। यह सन 1957 की बात कर रहा हूं, जब देश की बहुत स्थिति बेहतर नहीं थी। और उन लोगों को लाया गया और कहा गया कि आप राज्य की सफाई कर दें और हम आपको नौकरी भी देंगे, हम आपको नागरिकता भी देंगे। अब वो गरीब वाल्मीकि लोग
उनको इससे मतलब भी नहीं था कि नागरिकता क्या मतलब है, नागरिकता देने से क्या मतलब है, नागरिकता हम हैं भारत के नागरिक। उन्होंने वो काम शुरू किया, पूरे राज्य को साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। तो जो लोग निजामे मुस्तफा स्थापित करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, जो टेलीविजन पे हर छोटी बात पे, हर बड़ी बात पे शरिया, इस्लाम, कुरान, इस्लाम खतरे में है और इस्लाम में ये नहीं लिखा और शरिया में ये नहीं लिखा और कुरान में ये नहीं लिखा, ये जो मक्कार झूठ बोलते हैं और जो लगातार पूरे देश में एक चल रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में बहुत चला है ये, 20 साल तक में इस फ्रॉड को बहुत मैंने सुना, जय भीम और जय मीम। इसी जय भीम और जय मीम की कहानी मैंने 1947 में जब पढ़ी थी, तब जिन्ना साहब कहा करते थे कि दलित मुस्लिम भाई भाई हैं, क्योंकि दलितों और मुसलमानों के साथ ऊपर अपर कास्ट ने वही सब किया है जो हमारे साथ भी किया है। और इसी के चलते उस जमाने बहुत कुछ हुआ, उस हिस्ट्री में नहीं जा